टू अल्टीट्यूड आईएएस। और चलिए आज के न्यूज एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे लिव इन रिलेशनशिप जो है भारत में भी अब वैध हो गया है। इसके साथ ही हम लोग जानते हैं पीवाईक्यू टू एमसीक्यू के अंतर्गत हम लोग पहले प्रीवियस ईयर पीटी के क्वेश्चंस देखते हैं और उसके आधार पे क्या करते हैं, न्यूज पेपर से टॉपिक्स चूज करते हैं और फिर उसके आधार पे कुछ नए क्वेश्चंस हम आपको देते हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, जिससे करंट अफेयर और बेसिक दोनों ही आपका तैयार हो सके। तो चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 1 के अंतर्गत, जो आरजे कल मेडिकल कॉलेज था उसके वहां जो केस हुआ था रेप एंड मर्डर का, उसके तहत जो सजा मिली है वो आजीवन कारावास की सजा मिली। हालांकि कुछ लोग इससे असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो चाहते थे कि इसमें डेथ पेनल्टी दी जाए, लेकिन जो कोर्ट है उसने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत इसको नहीं रखा है। और चलिए हम लोग इसके संदर्भ में देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। जो संजय राय को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मामले को दुर्लभतम यानी कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइटेरिया में शामिल नहीं किया गया है और इस कारण से इन्हें मृत्युदंड नहीं दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें मृत्युदंड देने की मांग की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जुडिशियल ये सारे जो, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मृत्युदंड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये डिसाइड करता है कोर्ट। और ये डिसाइड ही नहीं करता, इस बारे में सारी जानकारी और जो चीजें आती हैं इंटरप्रिटेशन के माध्यम से ही आती है। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम लोग जुडिशियल इंटरप्रिटेशन बेस्ड क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो इस संदर्भ में हम आपको एक क्वेश्चन दिए हैं बेसिक स्ट्रक्चर के कारण, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बल्कि ये भी जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसके माध्यम से आया है। तो देखिए इस स्टेटमेंट को, भारत के संविधान, ये क्वेश्चन है 2020 का। भारत के संविधान में भारत का संविधान मूल संरचना को संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और मौलिक अधिकार और लोकतंत्र के संदर्भ में परिभाषित करता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के संविधान के तहत इन चीजों को परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि ये कैसे आए हैं, तो जुडिशियल जो इंटरप्रिटेशन है, न्यायिक जो व्याख्या होती है उसके माध्यम से आया है। उसके साथ ही भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और संविधान के आदर्श को बनाए रखने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है। तो न्यायिक समीक्षा का भी जो प्रावधान आया है वो भी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से आया है, बल्कि ये डायरेक्ट नहीं है। हालांकि ये अप्रत्यक्ष रूप से आया है भारत संविधान से, लेकिन ये डायरेक्टली रिटन नहीं है न्यायिक समीक्षा को लेकर के। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे गलत हो जाते हैं और डी जो है हमारा आंसर हो जाता है। तो इस संदर्भ में क्या बात है उसको हम देखते हैं। तो भारत का संविधान जो मूल संरचना को परिभाषित नहीं करता, मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामला जो है 1973 उसमें प्रस्तुत किया गया था। संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकार, लोकतंत्र जैसे तत्व जो है इस सिद्धांत के तहत संरक्षित हैं, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, इसीलिए हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो गया था। सेकेंड स्टेटमेंट देख लीजिए, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है, लेकिन ये स्पष्ट रूप से नहीं है। इसको न्यायिक समीक्षा को संविधान के आदर्शों को बनाए रखने के तंत्र के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं किया गया है संविधान के तहत, इसीलिए हमारा जो दोनों स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है। मूल संरचना का सिद्धांत समझिए, तो सिद्धांत जो है न्यायपालिका द्वारा केशवानंद भारती मामले 1973 में प्रस्तुत किया गया था। इसके तहत संघवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र जैसे मूल्य को संविधान के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया था। न्यायिक समीक्षा जो है संविधान में इसे अनुच्छेद 13, 32 और 226 के तहत स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, लेकिन ये न्यायिक समीक्षा शब्द जुडिशियल रिव्यू जैसी चीजों को स्पष्ट रूप से लिखा गया नहीं है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून और कार्य संविधान के प्रावधानों के अनुरूप हो। न्यायिक समीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लीजिए। अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों के विपरीत कानूनों को शून्य घोषित करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार देता है आर्टिकल 32 के तहत, और आर्टिकल
226 के तहत जो है उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। केशवानंद भारती मामले में मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया गया, न्यायिक समीक्षा को मजबूत किया गया। इस संदर्भ में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। देखिए, हालांकि ये स्पष्ट रूप से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रायिकता कम है, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आए भी हैं और पूछे भी जा सकते हैं। कुछ लीगल बातों को लेकर के भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2023 का क्वेश्चन, 2022 का क्वेश्चन अगर आप देखें तो कुछ लीगल चीजों को लेकर के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस कारण से हमने आपको दो बातों को ध्यान में रखते हुए, एक तो जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उसको, और कुछ जो लॉ के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको लेकर के ही हमने इस क्वेश्चन को आपके समक्ष रखा है। सो भारतीय न्यायपालिका न्यायिक प्रणाली में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत के संबंध में विचार करना है आपको। यह सिद्धांत भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में स्थापित किया गया था। देखते हैं आगे। यह सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड केवल उन मामलों में दिया जाए जहां अपराध जघन्य, क्रूर और सामाजिक सहिष्णुता से परे हो। तो ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ केवल लगा हुआ है, लेकिन मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए कि भारत में जो मृत्युदंड दिया जाता है वो बहुत सीमित मामलों में, और बहुत ही सीमित मामलों में। तो ऐसे में केवल जैसे शब्द जो है ना, यहाँ एक सकारात्मक पक्ष दर्शाता है, और ये जघन्य अपराध जो है क्रूर और सामाजिक सहिष्णुता से परे हैं। तो ये एक सकारात्मक संदेश है, यहाँ पे ये नकारात्मक नहीं है। इस कारण से ये यहाँ पे सही हो जाता है। अगला देख लीजिए, यह सिद्धांत सीधे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लिया गया। ये बिल्कुल ही अनुच्छेद 14 से नहीं लिया गया है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही हमारा गलत होता है तो फर्स्ट जो है आंसर आ चुका है और हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए हम, और इस प्रकार से हमारा पहला स्टेटमेंट भी सही हो चुका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है इसकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन क्या है। सो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 मामले में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्थापित है, और बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ भी ले, प्रायिकता कम है लेकिन कई बार पूछे जा सकते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि मृत्युदंड केवल उन अपराधों के लिए सुनिश्चित हो जो जघन्य, क्रूर और सामाजिक सहिष्णु से परे हैं, और यह सिद्धांत अनुच्छेद 21 से लिया गया है जो जीवन के अधिकार को सुनिश्चित करता है, न कि अनुच्छेद 14 से। इसके की नोट्स देख लीजिए। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का मामला है जिसमें रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत को स्थापित किया गया था, और मृत्युदंड केवल असाधारण मामलों में दिया जाना चाहिए, ऐसा इसमें व्याख्या किया गया था। उग्र और समनकारी परिस्थितियों के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है ये मामला। आर्टिकल 21 के तहत देख लीजिए, जीवन का अधिकार सुनिश्चित करता है। इसका तात्पर्य है कि मृत्युदंड केवल अपवाद होना चाहिए, नियम नहीं। की क्राइटेरिया देख लीजिए, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में जो मापदंड है वो है अपराध की जघन्यता, अपराध सामाजिक अंतरात्मा को झकझोरता है और आरोपी के लिए समनकारी कारकों को अनुपस्थित करता है। तो मिटिगेशन फैक्टर जो है वो इसमें प्राप्त नहीं है। समनकारी कारक के अंतर्गत देख लीजिए, आरोपी की आयु, मानसिक स्वास्थ्य और पूर्व निर्धारित योजना का अभाव, और सुधार या पुनर्वास की संभावना नहीं हो, तो ऐसे केसेस को रेयरेस्ट, और खास करके आप ये समझ लीजिए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना, भारतीय न्याय प्रणाली में व्याख्या के अधीन है। आपके कहने से या हमारे कहने से या कोई भी पहले जो व्याख्या हो भी चुकी है तो वो भी कोई आवश्यक नहीं है कि नए वाली जो व्याख्या हो उसमें वो चीजें शामिल हो जाए। तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत जो है भारतीय अदालतों द्वारा मुख्य रूप से मृत्युदंड मामले के लिए उपयोग किया जाता है, और यह सिद्धांत है कानूनी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल असाधारण मामलों में जहां अपराध जघन्य, क्रूर और सामाजिक सहिष्णु से परे हो, मृत्युदंड दिया जाए। कानूनी आधार देख लीजिए, जो बच्चन सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब है 1980 का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत की स्थापना की थी, और जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार और मृत्युदंड केवल अपवाद होना चाहिए, ऐसा व्याख्या इसके तहत किया गया था। गाइडलाइंस जो है, अपराध का स्वरूप जो अत्यंत जघन्य, विकृत, शैतानी और नैतिक रूप से भ्रष्ट होना चाहिए। कृत्य को समाज के सामूहिक विवेक को झकझोरना चाहिए। पूर्व नियोजित और क्रूर उद्देश्य जो है अपराध के मृत्युदंड योग्य बनाते हैं,
और यदि आरोपी के सुधार की कोई संभावना नहीं है तो मृत्युदंड दिया जा सकता है। समन और उग्र कारकों का संतुलन इसके तहत बनाने की कोशिश की गई है। मृत्युदंड तय करने से पहले अपराध को सभी परिस्थितियों को क्या करना चाहिए, मापना तौलना चाहिए। केसेस आप देख लीजिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिद्धांत के अंतर्गत निर्भया केस को रखा गया था और मृत्युदंड दिया गया था। जो इंदिरा गांधी एसेसिनेशन केस था उसके तहत जो है पूर्व नियोजित और राजनीतिक रूप से प्रेरित हत्या बताया गया था और उसमें मृत्युदंड दिया गया था। और धनंजय चटर्जी और स्टेट ऑफ बंगाल का जो था, इसमें बलात्कार और हत्या दोषी पाए जाने के बाद जो है उनको दिया गया था मृत्युदंड। तो इस प्रकार से रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है वो समय के साथ क्या होता है, अदालत के व्याख्या के ऊपर निर्भर करता है। पेज नंबर 1 पे एक और मामला है जो प्रेसिडेंट इलेक्शन, जो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं और 47th प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएस के, अमेरिका के। इस संदर्भ में आपको ये सेकेंड टर्म था इनका, स्वेरिंग सेरेमनी जो हुआ था 47th प्रेसिडेंट के रूप में। सो जो डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को अमेरिका के जो है 47वें राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल की शुरुआत की उन्होंने। मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने कैपिटल रोटुंडा में शपथ दिलाई थी इनको, और जो है 20 जनवरी को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया और कहा कि अमेरिका का पतन समाप्त हो गया है और अब अमेरिका जो है नीचे की ओर नहीं, अब ऊपर की ओर जाएगा। और इन्होंने जो बाइडेन का जो कार्यकाल है उनको पतन का कार्यकाल के रूप में बताया है। अनाउंसमेंट जो है इन्होंने किया है कुछ, अमेरिकी मैक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल और पनामा नहर पर फिर से नियंत्रण की बात इन्होंने करी है। इमिग्रेशन और सोशल पॉलिसी देख लीजिए, तो अवैध प्रवास को रोकने के लिए अपराधी प्रवासियों को निर्वासित करने का वादा किया है इन्होंने। विविध कार्यक्रम को समाप्त करते हुए दो लिंग यानी पुरुष और महिला पर जोर दिया है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने, मतलब ऐसा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इनसे पहले थी ही नहीं, ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, हम लोग जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, जो मेक्सिको और अमेरिकी सीमा है वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा भारत के और जो अमेरिका का है आपातकाल, उसको हम एक कंपैरिजन करने वाले हैं, अमेरिका और भारत के राष्ट्रीय आपातकाल का। तो भारत के अंतर्गत देख लीजिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है आर्टिकल 352 के तहत, अनुच्छेद जो है 352 के तहत युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है और यह पूरे देश या किसी विशिष्ट क्षेत्र में लागू हो सकता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि जैसे अमेरिका में कुछ क्षेत्र में लागू किया जा सकता है, वैसे ही भारत में भी कुछ क्षेत्र में आपातकाल लागू किया जा सकता है। प्रोसेस देख लीजिए, आपातकाल को घोषणा के लिए जो है कैबिनेट की लिखित सिफारिश होती है और 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन आवश्यक होता है। खतरे की प्रकृति के आधार पर देश के विशिष्ट भागों में भी आपातकाल घोषित किया जा सकता है और अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकार जो है सीमित किए जाते हैं जब आपातकाल लागू होता है। मतलब ये किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता, ये प्रेसिडेंट पे निर्भर करता है। केंद्र जो है अधिक शक्तियां ग्रहण करता है जिससे संघवाद प्रभावित हो जाता है और राष्ट्रीय आपातकाल के मामले में स्टेट सब्जेक्ट पे भी कानून बनाता है। तो इस प्रकार से शक्ति कहीं ना कहीं केंद्र के अधीन आ जाती है। यूनाइटेड स्टेट में देख लीजिए, नेशनल इमरजेंसी का जो है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान नहीं है, स्पेसिफिक प्रावधान नहीं है। तो ऐसे में आपातकाल शक्तियां जो है नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976 में बनाया गया था, वहां के विधायी कानूनों से प्राप्त होती है। मतलब भारत के में राष्ट्रीय आपातकाल जो अपनाया गया उसके बाद अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल अपनाया गया है, पहले से उसके अंतर्गत नहीं है। प्रोसेस देख लीजिए, राष्ट्रपति वैधानिक प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तो करते हैं, राष्ट्रपति को कांग्रेस को सूचित करना होता है और उपयोग की जाने वाली शक्तियों को निर्दिष्ट करना पड़ता है कि हम कौन कौन से शक्ति उपयोग करने वाले हैं। एरिया स्पेसिफिक देख लीजिए, तो आपातकाल सामान्यतः पूरे देश में घोषित होता है, लेकिन आपदाओं और खतरों के लिए विशिष्ट क्षेत्र में भी हो सकता है। तो भारत में हो चाहे अमेरिका में, दोनों जगह पे एक तो नेशनल प्रोविजंस हो सकते हैं आपातकाल के, या फिर क्षेत्र विशिष्ट में भी आपातकाल घोषित किए जा सकते हैं। प्रोविजंस की बात करें तो अधिकारों पर सीमित
प्रतिबंध सीमित होता है और न्यायिक समीक्षा अधिक मजबूत होती है अमेरिका के तहत। संघवाद बरकरार रहता है क्योंकि राज्यों के पास पर्याप्त स्वायत्ता होती है और राज्य के विषय में केंद्र का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस यहाँ पे आप देख लीजिए। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल बेस है आर्टिकल 352 के तहत, और जो अमेरिका है वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है बल्कि नेशनल इमरजेंसी एक्ट है 1976 का, उसके तहत है। स्कोप है नेशन वाइज और एरिया स्पेसिफिक होना चाहिए, हो सकता है यहाँ भी है जनरली नेशन वाइड, बट जो एरिया स्पेसिफिक भी हो सकता है। राइट्स की बात करें तो फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है, यहाँ पे इस तरीके की, अमेरिका में इस तरीके की चीजें नहीं है। अप्रूवल प्रोसेस जो है पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जरूरत संसद के विभिन्न सदन से, दोनों सदन से अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस को नोटिफिकेशन दी जाती है, अप्रूवल का प्रावधान नहीं है यूएस के तहत, यानी अमेरिका के तहत। फेडरलिज्म की बात करें तो पावर जो है सेंटर में आ जाता है तो फेडरलिज्म को इफेक्ट करता है, लेकिन अमेरिका में ऐसी दिक्कत नहीं होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो ये 6 मंथ के बाद जो है पार्लियामेंट फिर से इसको रिन्यू कर सकती है। यहाँ जो है एवरी 6 मंथ में कांग्रेस के द्वारा रिव्यू किया जाता है और कैन बी डिटरमाइन, किसी भी समय में इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। इस संदर्भ में एक क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रीलिम्स का कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में आपातकालीन जो प्रावधान है उसके संदर्भ में आपको कुछ विचार करने हैं। भारत में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका न्यायिक समीक्षा के माध्यम से अधिकार प्रतिबंधों को सीमित करता है। ये बिल्कुल सही है। अभी आपने पढ़ा था कि प्रभाव क्या होता है अमेरिका में राष्ट्रीय आपातकाल का और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने का। भारत में आपातकाल प्रावधानों के लिए 1 महीने के भीतर संसदीय स्वीकृति आवश्यक होती है, बिल्कुल सही है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में कांग्रेस को सूचित करना होता है और शक्तियों की समय समय पर समीक्षा करना अनिवार्य है, ये भी बिल्कुल सही है। हालांकि यहाँ पे अनिवार्य लगा हुआ है, लेकिन आप इसको अगर ध्यान से देखें तो शक्तियों की समीक्षा की जाती है बार बार, और साथ ही कांग्रेस जो को सूचित करना भी अनिवार्य होता है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो भारत में आपातकाल के दौरान संघवाद पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य में स्वायत्ता बरकरार। तो ये सारी चीजें अभी जो आपने कंपैरेटिव स्टडी की उसमें सही आए हैं, तो हमारा डी ऑप्शन यानी 1 2 3 तीनों ही सही हो जाएगा। व्याख्या देखें तो जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट है वो भारत के अंतर्गत आप देख लीजिए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है और 19 जो है मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं, अगर ये लिखा जाए कि अनिवार्य रूप से आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएंगे भारत में, तो ऐसा नहीं है। इसके विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नेशनल इमरजेंसी एक्ट 1976 के तहत अधिकारों पर सीमित प्रतिबंध लगता है और मजबूत न्यायिक निरीक्षण प्रदान की जाती है। अप्रूवल प्रोसेस हमने आपको बात करी है, सारा डिटेल्स दिया है। इसके अलावा हमने आपको नोट्स भी दे दिया है, और हमारा नोट्स जो है अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, और हमारे नोट्स जो हैं आपको डेली, जो नोट्स को लेकर के हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वो नोट्स आपको डेली प्राप्त प्रदान किए जाते हैं, वो भी डिस्कशन से पहले, ताकि आप उसको पहले से पढ़ सकें और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लास में रेज भी कर सकें। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है पेज नंबर 3 से। कर्नाटका जो सीएम है उन्होंने कहा है कि लाख पीपल टू अटेंड कांग्रेस बेलगावी रैली जो है उसको अटेंड करें। अब बेलगावी हमने क्यों लिया है, आपके मन में होगा कि भाई कांग्रेस आज रैली कर रही है, उसका न्यूज़पेपर एनालिसिस और यूपीएससी से क्या है संबंध। लेकिन संबंध यहाँ है बेलगावी का, और बेलगावी का जो है हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है। थोड़ा सा हम लोग न्यूज़पेपर देखते हैं तो कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली का आयोजन किया गया है बेलगावी में, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ये है कि इस रैली का आयोजन 1924 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के शताब्दी वर्ष के रूप में किया गया है। और इसके तहत जो है खादी कातने, मतलब 1924 का जो सेशन था उसकी बात करें तो राज्यों को भाषाई विभाजन और सामाजिक उत्तरदायित्व वाले कांग्रेस संगठन की नींव रखी। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेलगावी का जो मामला था जिसमें महात्मा गांधी ने 2-3 बातें याद रखिए। एक, ये बेलगावी 1924 का कांग्रेस का बैठक हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये 3 पॉइंट हो गए।
और चौथा पॉइंट एक और याद रखने की चीज है कि भाषाई आधार पे राज्य बनाने की बात जो है बेलगावी के 1924 में की गई थी। तो यह 3-4 चीज इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। पार्टी डायनामिक्स की बात करें तो पार्टी में चल रहे आंतरिक मतभेद 1924 अधिवेशन के दौरान स्वराजवादी और नो चेंजर के बीच सुलह की याद दिलाते हैं। इस संदर्भ में हमने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए हैं। 1924 में बेलगावी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी, ये बिल्कुल सही। और देखिए ऐसी चीजें ना आपको याद भी थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि एक महात्मा गांधी ने एक ही कांग्रेस सेशन की अध्यक्षता की और वो बेलगावी था। तो ये कोई बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं फादर ऑफ नेशन कहा जाता है महात्मा गांधी को। और उन्होंने कांग्रेस की केवल एक ही बैठक की थी बेलगावी में और 1924 में। तो ये याद रखने की चीज हो जाती है। इस अधिवेशन में आत्मनिर्भरता के लिए खादी काटने और राज्यों को भाषाई, देखिए हमने आपको बोला था ना कि ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, भाषाई विभाजन के विचार प्रस्तुत किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इस अधिवेशन के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर तत्काल पुनर्गठन हुआ। भाई क्या पावर थी कांग्रेस के हाथ में? तो कांग्रेस के हाथ में पावर नहीं थी। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया। इसका आधार से ए जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। इसकी डिटेल देख लीजिए। 1924 में एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने। हम फिर से दोबारा आपको रिपीट कर दें, 1924 एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और ये जगह था बेलगावी। फोकस एरिया में आप देख लीजिए तो ये राज्यों का भाषाई विभाजन का विचार प्रस्तुत किया गया था। सूत काटने वगैरह ये नॉर्मल चीज है, ये ऐसे भी आप सही कर सकते हैं, इसको याद रखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। हालांकि भाषाई भाषाई विभाजन जो है ये भारतीय राज्यों का जो पुनर्गठन 1956 में राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। इसमें 1924 में अधिवेशन गांधी के नेतृत्व में सामाजिक व आर्थिक आत्मनिर्भरता पर कांग्रेस ने जोर दिया था और भाषाई विभाजन एक दूरदर्शी प्रस्ताव था, लेकिन ये दशकों बाद लागू हुआ था। अगला जो हमारा टॉपिक है वो उत्तराखंड से रिलेटेड है और इन्होंने जो यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो वादा किया था वो इसमें प्रॉमिस को पूरा किए जाने की बात की जा रही है। चलिए संदर्भ में न्यूज़पेपर से हम थोड़ी सी बात लेते हैं कि उत्तराखंड जो है जनवरी के अंत तक लागू करेगा समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता का एक चीज हम आपको बताना भूल गए इसमें कि अनुच्छेद 44 के तहत जो डीपीएसपी है उसके तहत अनुच्छेद 44 के तहत ये आप ध्यान रख लेंगे कि अनुच्छेद 44 के तहत जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है यानी समान नागरिक संहिता है उसका प्रावधान किया गया है संविधान के अंतर्गत। तो अप्रूवल ऑफ यूसीसी रूल्स देख लीजिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने यूसीसी के नियमों को मंजूरी दी है। यूसीसी को लागू करने के लिए जनवरी के अंत तक राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी और जनजातीय समुदाय को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया। तो एक पॉइंट जो आपको याद रखने की है कि जनजातीय समुदाय को यूसीसी रूल्स से बाहर रखा गया है। प्रोविजंस देख लीजिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। महिलाओं को संपत्ति और अधिकार में समान अधिकार दिए जाएंगे उत्तराधिकार और संपत्ति के तहत। और विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। ये काफी महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट हो जाता है कि विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण न करने पर सरकारी लाभ प्राप्त नहीं होगा। लिव इन रिलेशनशिप अगला पॉइंट जिसकी हम लोग बात कर रहे थे शुरू में ही। लिव इन रिलेशनशिप के लिए नियम बनाए गए जिसमें ऐसे रिश्तों से जन्मे बच्चों को वैध माना गया। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे अगर वैध हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में खास करके उत्तराखंड की अगर बात करें तो लिव इन रिलेशनशिप वैध हो गया है और ये यूसीसी लॉ के अंतर्गत हो गया है। डिजिटल इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो शादियों, तलाक अधिकार और लिव इन रिलेशनशिप पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है और आधार आधारित पंजीकरण ईमेल व एसएमएस के माध्यम से ट्रैकिंग की सुविधा भी दी गई है। डोर टू डोर सर्विस देख लीजिए। पंजीकरण में मदद के लिए कॉमन सर्विस सेंटर अधिकृत किए गए हैं और दूर दराज के क्षेत्रों में सीएससी एजेंट जो है घर घर जाकर ये सेवा प्रदान करेंगे। इस संदर्भ में प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लीजिए।
तो हलाला, इद्दत और तलाक जैसी प्रथाओं पर मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये बिल्कुल सही है। अगला हमारा है महिलाओं को संपत्ति और उत्तराधिकार में समान अधिकार दिए गए हैं। बिल्कुल ये भी सही है। विवाह, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप के लिए आधार आधारित पंजीकरण अनिवार्य। तो ये होना भी चाहिए। अगर इस तरीके से पंजीकरण अनिवार्य होगा तभी तो बता सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई हम लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और ऐसे कई बार क्या होता है ना कि बलात्कार के केसेस भी कर दिए जाते हैं और इसमें पुरुष जो है वो प्रताड़ित हो जाता है। तो इन सारी चीजों से बचने की भी संभावनाएं इसमें बनती है अगर अनिवार्य पंजीकरण किया जाता है तो ये एक सकारात्मक पहल हो सकता है। बाकी हमने डिटेल में बात कर ली है और आप इसको रोक करके स्लो मोशन में स्टडी कर सकते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो पेज नंबर 6 से है। स्टडी कैटेगराइज 268 ट्राइबल्स जो है उनको और SC, ST और OBC लिस्ट में शामिल करने का प्रावधान करने के बारे में बातें अभी चल रही है। तो न्यूज़पेपर से ही पूरा डिटेल्स इसमें लिया गया है कि अध्ययन एक हुआ है जिसमें 268 जनजातियों को वर्गीकृत किया है जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। स्कोप देख लीजिए स्टडी का। तो यह अध्ययन जो है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण और जनजातीय अनुसंधान जो संस्थान है द्वारा किया गया। तो ये कई बार पूछे जाने की प्रायिकता होगी। हालांकि हमने आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, इसीलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इसमें जब थोड़ा सा डिटेल आएगा ना तब हम जाकर के इससे रिलेटेड प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको देंगे। पहली बार 268 विमुक्त, अर्ध घुमंतु और घुमंतु जनजातियों का व्यापक वर्गीकरण किया गया। तो ये भी एक बात हो जाती है कि पहली बार, और दूसरा इसने किया किसने। यह अध्ययन नीति आयोग द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। रिकमेंडेशंस की बात करें तो 179 समुदाय को 26 राज्य केंद्र शासित प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। 85 प्रविष्टियां जो हैं नई प्रविष्टि के रूप में सुझाया गया है, जिसमें 46 को OBC, 29 को SC और 10 को ST का दर्जा दिए जाने का जो है अभी रिकमेंडेशंस किया गया। सबसे अधिक प्रविष्टि जो उत्तर प्रदेश में जो 19 है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रत्येक 8 प्रविष्टियां की गई, इनका प्रावधान है। 63 समुदायों को अज्ञात के रूप में वर्गीकृत किया गया क्योंकि वे प्रवास या विलय के कारण पहचान से बाहर हो गए हैं। और कई जनजातियों को पहले ही राज्य या केंद्र सूची में आंशिक रूप से वर्गीकृत किया गया था। क्लासिफिकेशन पर अगर हम डिबेट की बात करें तो विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति जो है के लिए अलग कोटा बनाने का सुझाव दिया गया है और उन्हें SC, ST, OBC श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ तर्क है कि क्योंकि यह उनके जीवन में भेदभाव की परत जोड़ता है। करंट स्टेटस की बात करें तो सिफारिशें अंतिम समीक्षा के लिए नीति आयोग पैनल के पास लंबित है और केंद्र सरकार जो है विधेयक तैयार करने से पहले अंतिम स्वीकृति का इंतजार कर रही है। तो हमने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं दिए हैं क्योंकि इसका कुछ डिटेल आ जाएगा तब हम आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देंगे। इस प्रकार आज का जो हमारा न्यूज एनालिसिस है ये यहीं पे समाप्त होता है और मिलते हैं कल कुछ न्यू टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।